ऑटिज़्म जो पहले प्रेवलेंस काफ़ी कम हुआ करता था, अब उसका प्रेवलेंस अराउंड 1 इन 40 हो गया है। मतलब 40 बच्चों में एक बच्चे को ऑटिज़्म रहता है। मैंने 2 साल में समझा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा नहीं, थोड़ा देर और वेट करती हूँ। 3 साल हो गया, मैंने सोचा अरे 3 ही तो साल का है, स्कूल जाके सब सीख लेगा। फिर मैंने 4 साल में देखा कि बच्चा अभी भी कम बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और तब मैंने मैं डॉक्टर सोनम कोठारी। मैं एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, जो बच्चों की न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो हूँ। मैं एक बिहेवियर एनालिस्ट हूँ और एक स्पेशल एजुकेटर हूँ। मैं बटरफ्लाई लर्निंग्स की को-फाउंडर हूँ और मैं आज जोश टॉक के मंच पर आई हूँ ताकि मैं आप लोगों की, पेरेंट्स की जो भी क्वेश्चंस है ऑटिज़्म से रिलेटेड, उसके जवाब दे सकूँ, आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। बच्चों में ऑटिज़्म के साइंस दिखाई देने, और अगर वो पेरेंट्स समझ में आ रहा है उसे कि मेरे बच्चों में कोई साइंस दिखाई दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपको चेक कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स और आपके जो टीचर्स होते हैं, जो प्री-स्कूल टीचर्स होते हैं, वो सबसे जल्दी बच्चों में कोई भी प्रॉब्लम पकड़ पाते हैं या समझ पाते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें जानना ये ज़रूरी है कि ऑटिज़्म के साइंस होते क्या हैं? अगर बच्चा 1.5 साल का हो गया है, 1.5 ईयर्स का हो गया है और बच्चा बिल्कुल भी आई कॉन्टैक्ट या नेम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, मतलब आप उसका नाम बुला रहे हो, उसके जो भी आप घर पे बुलाते हो, बाहर बुलाते हो, जो भी नाम उसको कॉमनली बुलाते हो, वो आप बुला रहे हो, लेकिन बच्चा आपको पलट कर नहीं देख रहा है, या फिर बच्चा आपकी बातें समझ ही नहीं पा रहा है। आप उसको बोल रहे हो, बच्चा इधर आओ, बाय-बाय करो, फैन कहाँ है? हाय, हाई फाइव, नमस्ते। ये सारी चीज़ें जो बच्चे देख-देख के सीख लेते हैं, यूजुअली 1.5 साल तक तो सीख ही लेते हैं। अगर 1.5 साल तक वो आपकी बातें समझ नहीं पा रहा है, दिस इज़ अगेन अ साइन कि भई बच्चा लेट हो रहा है, कम्युनिकेशन में डिले हो रहा है। तीसरा, अगर 2 साल का बच्चा हो गया है, आइडियली 1.5 साल तक बच्चे कुछ शब्दों में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे पानी, खाना, जो भी उनकी नीड्स होती है, जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, वो माँगना वो स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि 1.5 साल का हो गया है, 2 साल का हो गया है, लेकिन बच्चे के मुँह से एक भी मीनिंगफुल शब्द आपसे कम्युनिकेट करने का नहीं निकल रहा है। बच्चा बोल रहा है, बच्चा बैट बोल रहा है, कार बोल रहा है, डॉग बोल रहा है, बट अगर उसे कोई चीज़ चाहिए है, अगर उसको पानी चाहिए है, अगर उसको चॉकलेट चाहिए है, वो आपसे माँग नहीं रहा है, अगेन दिस इज़ अ साइन दैट बच्चा आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। सो बेसिकली ऑटिज़्म के जो साइंस है वो है, सबसे पहला सोशल इंटरैक्शन लैक करना, मतलब मैं लोगों में इंटरैक्ट नहीं कर रहा हूँ। आइडियली एक 6 महीने का बच्चा भी लोगों को देखकर स्माइल करता है, उनको कॉपी करने की कोशिश करने लग जाता है। दूसरा जो कॉमन साइन है ऑटिज़्म का, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब बच्चा शायद बोल पा रहा है, बच्चा शायद एप्पल बोल पा रहा है, बनाना बोल पा रहा है, लेकिन आपसे नहीं बोल पा रहा है। अगर उसको आपसे कुछ चाहिए या आप कुछ उसको बोल रहे हो, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। और तीसरा जो और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों में दिखती है ऑटिज़्म के, वो है वो रेपिटिटिव एक्शंस करते हैं या रेपिटिटिव बिहेवियर्स करते हैं। मतलब कंटिन्यूअसली बच्चा ऐसे-ऐसे करता रहेगा, या कंटिन्यूअसली बच्चा अपने टोज़ पर चलता रहेगा, या फिर बच्चा एक ही तरफ देखता रहेगा। दिस टाइप के रेपिटिटिव जो एक्शंस होते हैं, या फिर रिजिडिटीज़ कि मुझे ये टॉय इसी तरीके से खेलना है। इस तरीके से नहीं खेलूँगा तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। टॉयज़ का अगर आपने कार दिया है, वो कार के सिर्फ़ व्हील्स को घुमाता रहेगा। मतलब मुझे वो व्हील्स ही देखना पसंद है और उसको ही घुमाना पसंद है। अगर मेरे को चलाने को बोलोगे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। सो दीज़ टाइप ऑफ रिजिड बिहेवियर्स कैन आल्सो बी सीन इन ऑटिज़्म। सो अगर आपके बच्चों में ये 3 फीचर्स दिख रहे हैं, लैक ऑफ सोशल इंटरैक्शन, मतलब लोगों में न रहना, लोगों में बात न करना, फ्रेंड्स में ना जाना। दूसरा, बात करने में मुश्किल होना, और तीसरा ये रेपिटिटिव एक्शंस होना, डेफिनेटली ये ऑटिज़्म के साइंस हैं। रेड फ्लैग्स जिसे बोला जाता है, जितनी जल्दी समझ पाओ, उतना जल्दी आप डॉक्टर के पास में जाके डायग्नोसिस ले लो और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लो, बच्चे का इम्प्रूवमेंट बेटर होगा।
ऑटिज़्म जो पहले प्रेवलेंस काफ़ी कम हुआ करता था, अब उसका प्रेवलेंस अराउंड 1 इन 40 हो गया है। मतलब 40 बच्चों में 1 बच्चे को ऑटिज़्म रहता है। सो ये प्रेवलेंस बहुत बढ़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई है कि जितना जल्दी हम इनको ट्रीट करेंगे, जितना जल्दी थेरेपी देंगे, उतना जल्दी बच्चा इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं। सो इस वजह से बहुत सारे टेस्ट्स भी आ गए हैं जिससे हम डायग्नोसिस अर्ली कर सकते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो है आपका जो पीडियाट्रिशियन होता है, जो आप रूटीनली बच्चे को वैक्सीनेशंस कराने लेके जाते हैं। जैसे 1.5 साल में आप डीपीटी के लिए लेके जाते हो, 1 साल में आप कोई और वैक्सीन्स के लिए लेके जाते हो। यूजुअली जभी भी आप पीडियाट्रिशियन के पास जाते हो, पीडियाट्रिशियन बच्चे को चेक करता है, हाय नाम लेता है, उसको देखता है, उससे इंटरेक्शन करता है। अगर वहाँ पे ही पीडियाट्रिशियन को दिख रहा है कि बच्चे का इंटरेक्शन सही नहीं है, बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बच्चा कोई भी ऐसी इमोशनल अटैचमेंट टाइप्स दी चीज़ें नहीं दिखा रहा है, वो पहला गाइडेंस देता है कि कुछ तो गलत चल रहा है। आपको शायद से इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसके डेवलपमेंटल पे ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जिससे हम पता लगा पाते हैं कि बच्चे में रेड फ्लैग्स हैं या नहीं, वो यूजुअली 18 मंथ्स में किया जाता है। एक्चुअली 12 या 14 मंथ्स में भी होता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी थोड़ी कम है। अगर 12 साल में सपोज़ मुझे 12 महीने में अगर किसी बच्चे को रेड फ्लैग्स दिख रहा है ऑटिज़्म का, ज़रूरी नहीं है वो 1 साल 2 साल के बाद में ऑटिज़्म ही रहेगा। क्योंकि उसकी जो स्पेसिफिसिटी है वो काफ़ी कम है। शायद से 1 साल बाद मतलब 2 साल की उम्र में बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें गेन कर लिया है और ऑटिज़्म से बाहर आ चुका है। लेकिन 18 महीने और 24 महीने में एक असेसमेंट होता है जिसको एमचैट के नाम से जाना जाता है। वो एक क्वेश्चनेयर होता है, ठीक है? वो क्वेश्चन उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, उसका बस येस और नो में आंसर करना होता है। वो पेरेंट्स भी कर सकते हैं, वो डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, वो अगर समझो कोई एक प्ले स्कूल जाता है या फिर कोई क्रेश में जाता है, वहाँ पर भी वो कर सकते हैं। वो फीचर्स सिर्फ प्लस माइनस पे हमें पता चलता है कि बच्चे में रेड फ्लैग्स है या नहीं। एज अर्ली एज 18 मंथ्स बच्चे में डायग्नोसिस या फिर स्क्रीनिंग हो सकता है। उसके ऊपर 3 इयर्स एंड अबव में देर आर टेस्ट दैट आर काइंड ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट। मतलब मुझे मेरे बच्चे में ऑटिज्म है या नहीं है और कितने प्रमाण में है, ये जानने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं जिसको कार्स के नाम से जाना जाता है या फिर इंडियन स्केल्स है ईसा करके, उसके नाम से जाना जाता है। ये यूजुअली एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। इससे हमें स्कोर पता चलता है कि बच्चे का ऑटिज्म कितना स्कोर है, कितना माइल्ड है, सीवियर है या मॉडरेट है, जो लेवल का है वो पता चलता है और उसके हिसाब से क्या थेरेपी देनी है वो बताया जाता है। बच्चा थोड़ा-सा लेट बोलता है, दैट्स ओके, 3 साल में भी बोलते हैं, 4 साल में भी बोलते हैं, इट्स ओके, मेरा बच्चा भी लेट बोला था। ये सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, वो उनके हिसाब से उन्होंने जब ग्रो किया था उसके हिसाब से सही है। बट अगर आप आज देखोगे, अगर हमने अर्ली पिकअप नहीं कर अर्ली साइंस पे उसको इंटरवेंशंस नहीं दिया, तो बच्चा लेट होता जाता है। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर बच्चा 2 साल का है और मैंने पता लगा लिया कि मेरे बच्चे में कोई तकलीफ है, मे बी वो बोलने में लेट है या फिर समझने में लेट है, और मैंने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। अब 1 से 2 साल में बच्चे ज़्यादा बोलना नहीं सीखते हैं। मुझे 2 साल में अगर मैंने इंटरवेंशन स्टार्ट किया, मैं फटाफट वो चीज़ कवर अप करके मैं आगे जा सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने 2 साल में समझा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा नहीं थोड़ा देर और वेट करती हूँ। 3 साल हो गया, मैंने सोचा अरे 3 ही तो साल का है, स्कूल जाके सब सीख लेगा। फिर मैंने 4 साल में देखा कि बच्चा अभी भी कम बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, और तब मैंने इंटरवेंशन लेने का प्लान किया। अब 2 से 4 साल में बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। आप अगर डेवलपमेंट देखोगे, एक 2 साल का बच्चा शायद सिर्फ 2 शब्द में कम्युनिकेट करता है, लेकिन एक 4 साल का बच्चा पूरी स्टोरीज़ सुनाता है, 4-4 5-5 लाइन की स्टोरीज़ बताता है। अब 2 साल के बच्चे की वोकैब्युलरी 100 टू 150 या 200 वर्ड्स की होती है। 4 साल की वोकैब्युलरी 2000 वर्ड्स की होती है। मतलब मुझे अभी बच्चे को इतना 2000 वर्ड सिखाना है, तो मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए जितना जल्दी इंटरवीन करोगे, जितना जल्दी प्रॉब्लम समझोगे और उसको ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे, बच्चा का जो गैप हुआ है, डेवलपमेंट गैप जो हुआ है, वो फटाफट कवर कर पाओगे।
अब दूसरा क्वेश्चन था कि क्या करना चाहिए? सो ऑटिज़्म एक जिस तरह से आप बोलते हैं ऑटिज़्म एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है। मतलब एक बार अगर मुझे डायग्नोसिस मिल गया तो कहीं न कहीं मेरे में वो फीचर्स रहते हैं। मैं इम्प्रूव भी हो जाऊँ तो भी मेरे में कोई न कोई सोशल डेफ़िसिट रह जाता है। सो पेरेंट्स जिनके बच्चों की डायग्नोसिस ऑटिज़्म होती है, वो पेरेंट्स आर डेस्परेट टू गिव एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन टू देयर चाइल्ड कि भई कुछ तो करूँ, कैसे तो करूँ जिससे मेरा बच्चा इम्प्रूव हो जाए। उसको फ़ायदे में लेकर बहुत सारे थेरेपीज़ मार्केट में हैं, जो कुछ एविडेंस बेस्ड है मतलब जिससे सच में इम्प्रूवमेंट्स होती हैं और कुछ हैं जो एविडेंस बेस्ड नहीं है। मतलब क्योंकि ज़रूरत डिमांड डेवलप हुई है तो कुछ ना कुछ तो दो ताकि इम्प्रूवमेंट होए। सो आइडियली थेरेपी के लिए सिर्फ 3 थेरेपीज़ है जो प्रेज़ेंटली एविडेंस बेस्ड थेरेपीज़ के नाम से जानी जाती है। एविडेंस बेस्ड मतलब आप अगर ये थेरेपी 1 बच्चों को दो, 10 बच्चे को दो या 50 बच्चे को दो, जिस चीज़ के लिए ये थेरेपी बोली गई है देने के लिए, हर बच्चा इम्प्रूव होगा। इसमें सबसे पहली थेरेपी इज़ एबीए दैट इज़ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ये जो थेरेपी है ये एक मोटिवेशन बेस्ड थेरेपी है या फिर रीइंफोर्समेंट बेस्ड थेरेपी है। मतलब छोटा बच्चा जब होता है 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, उसको हम पकड़ के ज़बरदस्ती से काम नहीं करा सकते क्योंकि वो रोने लगेगा, वो गुस्सा करने लगेगा। तो हमको उसके मोटिवेशन को समझना पड़ता है, उसको जो चीज़ पसंद है, उसको हाथ में रख के उसको चीज़ें सिखानी पड़ती है। इट्स लाइक अ रिवॉर्ड सिस्टम व्हिच वी क्रिएट। हम बच्चे को सिखाते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, खेलते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, प्यार करते हैं। सो बच्चे को लगता है, "अरे! मुझे तो सब कुछ यहाँ पे करने को मिलता है, बस मुझे थोड़ा-सा कुछ करना पड़ता है इनके लिए।" ऐसे करके उनका इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग इम्प्रूव करते हैं। दिस थेरेपी इज़ कॉल्ड एज़ एबीए थेरेपी। इससे बहुत सारे स्किल्स हम सिखा सकते हैं जैसे लैंग्वेज स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स, सोशल स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं। अलोंग विद दैट जो भी प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं इन बच्चों में जैसे चैलेंजिंग बिहेवियर्स जिनको बोला जाता है, हेड बैंगिंग, हेड हिटिंग, बाइटिंग, स्क्रैचिंग, स्नैचिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी एबीए से कम हो जाती है। तो सबसे पहली थेरेपी इज़ एबीए। सेकेंड थेरेपी इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जो तीसरी एविडेंस बेस्ड थेरेपी जो आपने लेनी चाहिए वो है स्पीच थेरेपी। अगेन स्पीच थेरेपी जो है वो 2 से 3 साल के बच्चों में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट बैठा के काम करते हैं जिसमें 2 से 3 साल के बच्चे आर नॉट रेडी टू सिट। सो आइडियली यू शुड स्टार्ट विथ एबीए एंड ओटी थेरेपी एंड देन जब बच्चा थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है, बोलना स्टार्ट कर देता है, समझना स्टार्ट कर देता है और फिर भी स्पीच में प्रॉब्लम्स हो रही है, स्पीच मतलब जो शब्द बाहर आ रहे हैं वो क्लियर नहीं है या सही से नहीं निकल रहे हैं, फिर हम बाय 4 years ऑफ एज वगैरह हम लोग स्पीच थेरेपिस्ट का हेल्प ले सकते हैं। ऑटिज्म डायग्नोसिस तो एक एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अगर हैं मतलब जैसे मैंने बताया लैंग्वेज डिले है, कम्युनिकेशन डिले है, सोशल डिले है और रेपिटेटिव एक्शंस हैं, तो हम ऑटिज्म का डायग्नोसिस तो दे देते हैं। बट ऑटिज्म के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें इन बच्चों में हो सकती है। जैसे ये बच्चों में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसको हम अ, एंग्ज़ायटी के नाम से जान सकते हैं या फिर धीरे-धीरे बच्चा क्योंकि सोशली सही नहीं होता है, उसको पसंद नहीं आता है लोगों में जाना, हम उसको लोगों में डाल रहे हैं, हम उसको स्कूल भेज रहे हैं, हम उसको सोशल फंक्शंस में लेके जा रहे हैं, उसका डर बढ़ता जाता है। सो बहुत सारे साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे बच्चों में आ सकते हैं, जैसे एंग्ज़ायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे आ सकती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बच्चों में कम है मतलब कम है या फिर मैं थोड़ा अलग हूँ। मैं नहीं जाना चाहता हूँ लोगों में, मुझे लोगों में जाना पसंद नहीं है, मुझे बात करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और मुझे आप उस सिचुएशंस में अगर कंटिन्यूअसली डाल रहे हो विदाउट गिविंग अ प्रॉपर थेरेपी, विदाउट गिविंग मी ट्रेनिंग टू डील विद दिस सिचुएशन मतलब मुझे ट्रेनिंग ही नहीं मिली है ये सिचुएशन से डील करने के लिए, तो मैं कुछ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स में जा सकता हूँ। दूसरा एक जो कॉमन प्रॉब्लम इन बच्चों में होता है वो है फीडिंग इश्यूज़। सो ये बच्चों में ओरोमोटर इश्यूज़ बहुत होते हैं मतलब ओरोमोटर सेंसरी इश्यूज़। सो बच्चे कोई भी चीज़ मुँह में डालते हैं वो चबा के नहीं खाते हैं। सो आपने देखा होगा 4 इयर्स का बच्चा है, 5 इयर्स का बच्चा है, 7 इयर्स का बच्चा है,
मम्मी अभी भी पूरा मिक्सी में निकाल के उसको ग्राइंड करके खिला रही है, क्योंकि बच्चा च्यूइंग नहीं जानता है। इस वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज़ बच्चे में हो सकती है, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए एक एज के बाद, वो नहीं जा रहा है। या तो च्यूइंग इश्यूज़ की वजह से या फिर फूड स्पेसिफ़िसिटीज़ की वजह से। मतलब मैं सिर्फ़ ये ही खाता हूँ, मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाता हूँ। आई एम रिजिड। बच्चे, जैसे मैंने आपको तीसरा फ़ीचर बताया था ऑटिज़्म का, बच्चे रिजिड होते हैं। तो मुझे यही चीज़ खानी है, मैं बाकी और कोई चीज़ नहीं खाऊँगा। मैं सिर्फ़ दूध रोटी खाता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं खाता हूँ। जिसकी वजह से बच्चों में डेफ़िशिएंसीज़ हो सकती हैं। तीसरा जो कॉमन प्रॉब्लम इनमें एक एज के बाद दिखता है, वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक टाइम के बाद आ सकता है, क्योंकि ये लोग रिजिड होते हैं, मुझे एक ही पैटर्न से चलना है, मुझे ये इसी तरीके में चाहिए, मुझे ये इतनी ही बारी करना है। ये जो पैटर्न्स होते हैं उससे ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। सो दे कैन डेवलप अ लॉट ऑफ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स विद टाइम इफ नॉट ट्रीटेड अर्ली, अगर हमने अर्ली ट्रीटमेंट नहीं दी तो। दूसरा जो एक और कोमॉर्बिडिटी, जैसे मैंने बताया, फीडिंग इश्यूज या फिर ओरोमोटर इश्यूज होते हैं। तीसरा, इन बच्चों में बहुत बहुत बार कभी कभी एपिलेप्सी के सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब फिट्स आना या फिर मिर्गी के दौरे पड़ना। ये हम बहुत बारी इन बच्चों में बिहेवियर्स के प्रॉब्लम है करके इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एपिलेप्सी या फिर फिट्स का प्रमाण इन बच्चों में ज़्यादा हो रहता है। और चौथा जो इनमें दिख सकता है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब बुद्धि की कमतरता। अगर कुछ बच्चे सिर्फ ऑटिज्म होते हैं लेकिन बुद्धि एकदम अच्छी होती है, या फिर मोर इंटेलिजेंट, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन काफ़ी प्रमाण में ये बच्चे बुद्धि से कम भी होते हैं। सो इनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी दिख सकती है। अब आप सोचिए, एक बच्चे को ऑटिज्म भी है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, मतलब बुद्धि से कम भी है, तो इनमें एकेडमिक डिफ़िकल्टी बाद में दिख सकती है, मतलब पढ़ाई करने में या पढ़ने में, स्कूल जाने में, स्कूल में बिहेवियर्स आना, ये सारी प्रॉब्लम्स दिख सकती है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं। मेरा बुद्धि उतना है ही नहीं कि मैं समझूँ कि वो एज में मुझे कितना पढ़ना चाहिए, उतना मुझे नहीं समझ आ रहा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलोंग विथ ऑटिज़्म ध्यान रखना है। आपका बच्चा है वो आपके पास ऑलमोस्ट पूरे 24 घंटे में 22 से 23 घंटा आपके पास रहता है, या फिर पकड़ लो 18 घंटे आपके पास रहता है। 1, 2, 3 घंटा वो स्कूल या थेरेपी के लिए जा रहा है। अब आप सोचिए, 2 घंटा या 1 घंटे की थेरेपी अगर आप घर पे नहीं करेंगे, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट कैसे दिखेगा? क्योंकि आपका 18 घंटा आपके पास है, आपके पास बहुत टाइम है बच्चे को सिखाने के लिए। मेरा सजेशन ये रहेगा कि हर पेरेंट ने थेरेपिस्ट बनना चाहिए, अपने बच्चे के लिए थेरेपिस्ट बनना चाहिए। जो एक थेरेपिस्ट थेरेपिस्ट आपको गाइड करेगा। आप जब थेरेपी सेंटर में जाओगे, वो वहाँ पे जो-जो कर रहे हैं, वो जैसे-जैसे कर रहे हैं, वो जो-जो आपको करने बता रहे हैं, सब चीज़ वहाँ से सीख के आना है और घर पर करना है। जितना आप वहाँ पे जो सीख के आओगे और जो घर पर करोगे, वो बच्चा जल्दी इम्प्रूव होगा, ज़्यादा इम्प्रूव होगा। मम्मी का रैपो अपने बच्चे के साथ सबसे ज़्यादा रहता है। आप कुछ भी बोल लो, कितना भी वो क्लोज़ थेरेपिस्ट को हो जाए या टीचर को हो जाए, माँ जितना क्लोज़ वो किसी से नहीं हो सकता। माँ का इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करना या माँ का एफ़र्ट अपने बच्चे पे डालना सबसे ज़्यादा मायने रखता है, कोई भी थेरेपिस्ट से ज़्यादा। सो एक मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप थेरेपी सेंटर जाओ, वहाँ पे जो हो रहा है, जैसे हो रहा है वो देखो, वो समझो, वो करो और वो समझ के आओ। जो होम प्लान्स लो अपने थेरेपिस्ट से, और मेक श्योर कि आप बोलो थेरेपिस्ट को कि मुझे होम प्लान्स दो, मुझे घर पे करना है। मुझे दिखाओ कि क्या चल रहा है थेरेपी सेंटर में, ताकि मैं देखूँ, मैं सीखूँ और मैं अपने बच्चे पे घर पर करूँ। जितना एफर्ट्स, जितना नॉलेज आप अपने आप में डालोगे और वो एफर्ट अपने बच्चे पे डालोगे, उतना बच्चा जल्दी इम्प्रूव होगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और जल्दी डायग्नोस करने वाली एक प्रॉब्लम है ऑटिज़्म। जिस भी पेरेंट्स के बच्चों को ऑटिज़्म ये डायग्नोसिस हुआ है, अपना निराश मत हो, अपना जो भी कॉन्फिडेंस है वो लूज़ मत करो। क्योंकि जो हमने देखा है, जो हमारी स्टडीज़ की है हमने हमारे सेंटर पे, सिर्फ़ 10 टू 15% बच्चे होते हैं जो सीवियर ऑटिज़्म में होते हैं, या जिनको हम बहुत जल्दी ठीक नहीं कर सकते या टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वैसे सिर्फ़ 15 टू 20% होते हैं।
80% बच्चे आइडियली अगर आप अच्छे से थेरेपी देते हो, एफर्ट्स डालते हो, उनको हम इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट, और उसमें से भी 40 टू 50% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम इवन एकेडमिक्स और जो नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की, वो हम सिखा सकते हैं। आप समझ लो 80% बच्चों पर अगर हमने ढंग से काम किया, वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। थोड़े प्लस माइनस रहेंगे, थोड़े अलग रहेंगे, बट इंडिपेंडेंट रहेंगे। सबसे पहली चीज़ है, निराश मत हो, अच्छी और सही थेरेपीज़ दो। थेरेपीज़ में बहुत इम्प्रूवमेंट्स हो चुके हैं। अगर आपकी थेरेपिस्ट ने और आपने अच्छे एफर्ट्स डाले, बच्चा एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है। थैंक यू जोश टॉक्स स्पेशल मॉम्स, जो आप ऑटिज्म अवेयरनेस पे लगातार काम कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत-बहुत Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data, who will call you to have a short conversation with you.